स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, आप सबका विज्ञान विच में सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। जैसे कि नाम ही बता रहा है, उसमें हम क्या डील करेंगे, ऑर्गेनिक पार्ट और मेटेलिक पार्ट जो है उसके कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो स्पीसीजेज होंगी, जो भी मोइटीज होंगी, उनको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, किस बिहाफ पे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक्ट करता है ब्रिज की तरह। ब्रिज क्या होता है आपको पता है, किसी भी दो चीजों को लिंक करने का काम। उसी तरह ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट को मिक्स करती है। कैसे करती है वो हम सीखेंगे। नाम में क्या है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ऑर्गेनो क्या है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे आप कार्बन हाइड्रोजन जैसी चीजें डील कर रहे होते हैं। जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी ग्रुप आते हैं, उन सबको हम कहां पे पढ़ते हैं, वो सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे मेटल हो गया, तो यहां पर दूसरा नाम हमारा क्या है, मेटेलिक। मतलब कोई ना कोई मेटल रहा होगा, जो कि किसका पार्ट होगा, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक पार्ट हमारा ऑर्गेनिक का हो गया, और मेटेलिक पार्ट जो होगा वो हमारा इनऑर्गेनिक का हो गया। तो इनके बीच में लिंकिंग, इनके बीच में बॉन्डिंग बनने के बाद जो भी नई स्पीसीज बनेगी, उसको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। इसीलिए ये कैसे एक्ट करता है, एक्ट करता है एज ए ब्रिज। ये हमारी पहली लाइन है। फिर क्या है, एज द नेम इंडिकेट इट इंक्लूड ऑल द कंपाउंड दैट कंटेन बोथ मेटल एंड ए ऑर्गेनिक ग्रुप। बिल्कुल वही है जो अभी हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्या है, द मेटल में बिलोंग टू ए मेन ग्रुप एलिमेंट। अब देखिए, मेटल है और हमारी ऑर्गेनिक स्पीसीज है। अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक स्पीसीज क्या होगी, मेटल कैसा होगा, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। और इसी ही पूरे चैप्टर को पढ़ने में जो हमारा ग्रुप बनेगा, वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक्स में डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो मेटल होगा, जो सेकंड पार्ट है नाम का ही मेटेलिक पार्ट है, वो कैसा होता है। तो आपने पढ़ा होगा, मेटल बहुत तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वहां मेन ग्रुप के कुछ पढ़ते हैं, मतलब जहां पे एस और पी ब्लॉक होता है, वहां उसके मेटल होते हैं। कुछ हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जिसको आप डी ब्लॉक से जानते हैं। कुछ मेटल हमारे एफ ब्लॉक से होते हैं, जिनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। तो मेटल कैसा भी हो सकता है। तो वही यहां पे बता रहा है कि मेटल क्या होगा, कि या तो मेन ग्रुप का होगा। मेन ग्रुप कौन से होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग एस जो है मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया एस और पी ब्लॉक। ये हमारा हो गया एस और पी ब्लॉक। ठीक है, कौन सा, मेन ग्रुप वाला। फिर अगर हम देखते हैं, यहां पे इसको रख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ये डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और जैसे ही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात आती है, तो ये कौन से हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि एस ब्लॉक कहो, पी ब्लॉक कहो, डी ब्लॉक कहो। मेटल कैसा भी होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। और मेटल होते क्या है, मेटल वो होते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो तुरंत लूज कर देते हैं। लूज करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, उन्हें मेटल बोलते हैं। फिर बोलते हैं, अभी हमने एक चीज पढ़ ली, इसमें ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ लिया और मेटेलिक पार्ट पढ़ लिया। अब दूसरी बात कह रहा है कि जो हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप है वो कैसा होगा। मेटल तो पढ़ लिया कि किसी भी तरह के हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो। अब बात आती है हमारे ऑर्गेनिक ग्रुप की। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, ऑर्गेनिक ग्रुप में भी वही आता है कि आपका ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज क्या है, वो अभी हम डेफिनेशन में बताएंगे कि क्या होना कंपलसरी है। मेटल कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक ग्रुप भी कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनिक ग्रुप देखिए कुछ भी है, जैसे एल्काइल है, एराइल ग्रुप है। एराइल ग्रुप कौन से होते हैं, जो भी हमारे जैसे बेंजीन का है, हम लोग फेनाइल ग्रुप पढ़ते हैं, वो हमारा एराइल होता है। एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इसको हम CH3 बोलते हैं। एराइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन से एक प्रोटॉन को निकाल दो तो C6H5 बचता है, उसी को हम फेनाइल बोलते हैं, उसी को ही एराइल ग्रुप बोलते हैं। एल्कीन आपको पता है इथीन हो गई। और एल्काइंस जो होती हैं हमारी हो सकती हैं कार्बोनिल्स हो सकते हैं। कार्बोनिल्स मतलब CO ग्रुप हो सकते हैं। और क्या हो सकता है,
कार्बोनिल एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या, बेंजीन है, नेप्थलीन है, ये कुछ भी हो सकता है। और साथ में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे अगर आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, यहां पर ये हमारा पिरिडीन है, आप सब लोगों ने पिरिडीन पर रखा होगा। एरोमेटिक में अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एरोमेटिक के लिए अगर एग्जांपल लेंगे तो एरोमेटिक में क्या आ जाएगा, यहां पर हमारी बेंजीन आ जाएगी। तो ये थे कुछ हमारे एग्जांपल। अब प्रॉब्लम कहां से आ रही है कि सर इतना सारा ले लिया तो अब क्या इस तरह की सारी हम डील करते हैं? नहीं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की, जो कि इसकी डिफिनेशन है। और याद रखिएगा जो डिफिनेशन है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब उसमें वेरिएशन आ सकता है, बिल्कुल रिजिड नहीं है। वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। यहां पे क्या है, देयरफॉर अब ऑर्गेनोमेटेलिक्स की डिफिनेशन पे आते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या समझ में आया? देखिए फिर से देखिएगा, फिर से पढ़िए। कंपाउंड कंटेनिंग डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड क्या है कि जो भी हमारी ऑर्गेनिक स्पीसीज है, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक में हमारा कुछ ये हो, एल्काइल, एराइल, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, कुछ भी हो, लेकिन याद रखिएगा उसका कोई दूसरा एटम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे लिंक नहीं होने चाहिए। लिंक होना चाहिए मेटल और कार्बन, जो कि यहां पे हमने बनाया है। अब यहां से आप इधर CO ग्रुप लगा दीजिए, यहां से आप CH3 ग्रुप लगा दीजिए, यहां से आप हाइड्रोजन, आप कुछ भी लगाइए, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप उसको बोलते हैं जहां पर मेटल लिंक हो डायरेक्टली किससे, कार्बन से। उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर साइड, बिलो साइड क्या लिंक है उससे मैटर नहीं करता है। मैटर मेन करता है कि मेटल के साथ हमारा क्या लिंक होना चाहिए, मेटल के साथ कार्बन लिंक होना चाहिए, जो कि इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखिए फिर से वही है, शॉर्ट में इसमें हमने आपको दिखा दिया कि मेटल और कार्बन होगा, लिंक होगा। अब देखिए मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, मेटल हमारा मेन ग्रुप का हो सकता है sp ब्लॉक के, ट्रांजिशन वाले हो सकते हैं और लेंथेनाइड हो सकते हैं। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, और सॉरी यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों हो सकते हैं, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ते हैं। जो सेपरेट 14 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे बॉटम में रखे जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। उनमें भी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी होती है। फिर देखते हैं कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन क्या मतलब ऑर्गेनिक मोइटी जो है, ऑर्गेनिक मोइटी कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक ग्रुप जो जुड़ रहा है, ऑर्गेनिक जो स्पीसीज आ रही है जुड़ने, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बस याद रखना कि मेटल और कार्बन लिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं है अगर आप मान लीजिए, अभी आगे मैं दिखा दूंगा, यहां पर अगर मान लीजिए ये कोई मेटल है, ठीक है, यहां पर ये कोई मेटल है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ईस्टर है, ये आप ग्रुप पढ़ते हैं, ये हमारा ईस्टर ग्रुप होता है, ये एक ईस्टर ग्रुप होता है। तो यहां से हमने एक R को हटाया है, इसको R को रिप्लेस किया है, R को यहां पे रिप्लेस किया है, चेंज किया है, R की जगह चेंजेस, R चेंजेस, ये R डैश लिख लेते हैं, R डैश चेंजेस विद मेटल। तो अब इससे क्या होगा सर, देखिए R डैश जो हमने चेंज किया है विद मेटल, जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ इस टाइप के स्पीसीज, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होगा, बिकॉज यहां मेटल और कार्बन डायरेक्टली लिंक नहीं है। इसी की जगह अगर हम इसको, अगर यहां पे R को रिप्लेस करते हैं, R रिप्लेसेस विद मेटल, यहां पे क्या देखने को मिलेगा, देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पे, ये हमारा R ग्रुप है, ये हमारा कैसा ग्रुप है, ये हमारा R ग्रुप है, और ये वाला कैसा है, R डैश है। यहां पे R डैश को रिलीज किए तो ऑक्सीजन साइड से मेटल जुड़ रहा है ये वाला, लेकिन जब हम R ग्रुप हटाएंगे तो यहां पे हमें कुछ इस तरह का मिलेगा मेटल, साथ में ये ग्रुप हटा है तो हमें क्या मिलेगा, CO और OR। तो ये जो है ये हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट वाला जो इस बनने वाली स्पीसीज है, ये जो हमारा है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनेगा। शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा।
शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप बताइए, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? ये भी ऑर्गेनिक मोइटी है, यहाँ भी ऑर्गेनिक मोइटी, यहाँ भी। लेकिन हमने डिफिनेशन में पढ़ा है कि मेटल इज डायरेक्टली लिंक विद एन कार्बन। तो यहाँ पर तो कार्बन लिंक हो रहा है, यहाँ पर तो कार्बन लिंक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन लिंक हो रहा है मेटल के साथ? ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड नहीं है, और ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझे? चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट इसमें आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विज्ञान वृक्ष का जो है ऐप जो है हमारे एप्पल स्टोर पे और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वहाँ पर से आप पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका सेपरेट सिलेबस, ऐसा नहीं है कि एक सिलेबस हो, तो जितना भी हमारा फुल सेमेस्टर कोर्स होता है, जैसे जैसे आपका टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जैसे है कंटेंट, वैसा हम लोगों ने बना के रखा है आप सबकी सुविधा के लिए। तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो सेमेस्टर का कोर्स है वो पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, यूनिट वाइज मिलेगा, और एक कंसाइज वे में मिलेगा, बेटर मैनर में मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा बहुत ही, अब आप पूछेंगे इसका चार्ज कितना है? चार्ज इतना मिनिमम है, चार्ज इतना मिनिमम होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। तो आप जब भी आप जितने भी बच्चे बीएससी के हैं, एमएससी के हैं, जो भी अपना कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते हैं बीएससी का, एमएससी का, तो वो आपको विज्ञान वृक्ष ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। साथ में जो भी आप बच्चे अभी सीयूईटी के मतलब बीएससी कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आपको पता है कुछ बच्चे आगे चल के एमएससी करना चाहते हैं, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं। तो एमएससी करने के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होती है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या आईआईटी। तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की जिनमें बच्चे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो उसके लिए एग्जाम होता है, उसके लिए एग्जाम होता है सीयूईटी पीजी का। ठीक है, बीएससी में अगर आप हैं तो सीयूईटी पीजी का भी कोर्स, मतलब ये तो आपका बैचलर्स का पूरा इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, प्लस सीयूईटी पीजी का भी कोर्स की मतलब एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें विद गाइडेंस, पूरा सिलेबस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सीयूईटी पीजी होता है वो आईआईटी जैम, अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं एक अच्छे से टैग लेके, जहां पे आप बहुत सारे बच्चों को जाने का सपना होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो विज्ञान वृक्ष आपकी मदद करेगा। विज्ञान वृक्ष आपको बता रहा है कि बीएससी में जो बच्चे होते हैं वो एमएससी अगर किसी आईआईटी से करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट होता है जिसको आईआईटी खुद कंडक्ट कराती है। उस एग्जाम का नाम होता है आईआईटी जैम, जो कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। वो प्रिपेयर हो सकते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये आईआईटी जैम जैसा जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो पूरा का पूरा कंटेंट हमारे पास तैयार रखा है। एमएससी का अगर देखेंगे तो वहां सिर्फ आईआईटीज नहीं होती हैं, साथ में एनआईआईटीज जो होती हैं वहां पर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो अब आपको लिए क्या है कि सीयूईटी पीजी जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, आप सबको पता है, तो वहां के लिए होता है एग्जाम सीयूईटी पीजी। और किसी को आईआईटी जैसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से करना है तो वहां के लिए आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। और इस सब दोनों के ही लिए अगर आप सीयूईटी पीजी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपने 4th सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम आईआईटी जैम होता है वो सीयूईटी पीजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसके लिए आपको 3rd सेमेस्टर से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, 3rd सेमेस्टर से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से आईआईटी गेट का कुछ परचेज करना चाहता है, आईआईटी गेट एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप में से आप लोगों को तो पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि आईआईटी गेट से क्या होता है। अगर आईआईटी गेट में आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको जॉब्स मिलती हैं पीएसयूज में,
मतलब गवर्नमेंट जॉब बिना किसी किसी चीज के, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई होते हैं, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और वहां पे आपकी डायरेक्ट सैलरी अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी पैकेज मिलती है। तो ये एक फायदा है आईटी गेट का। दूसरा क्या है, एमटेक कर सकते हैं जो भी बच्चे एमएससी कर, बीएससी कर चुके, बीटेक कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या है कि आईआईटी से एमटेक करने का फायदा मिल जाता है। तो ये पहले तो बच्चे नहीं दे पाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब बीटेक के बच्चों को अलाउ कर दिया है, लास्ट ईयर वालों को, कि वो एमटेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। प्लस साथ में जो बच्चे एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इनरोल कर सकते हैं इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, या कहीं पर इनरोल कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां भी अपनी पीएचडी इनरोल कर सकते हैं, और उनको मिलती है एक भारी भरकम फेलोशिप। भारी भरकम फेलोशिप आप इतना मान लीजिए, बहुत ही अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है, जिससे आपका पूरा खर्चा निकलेगा और पॉकेट मनी सेव होगी। फिर आते हैं कि ये CSIR नेट एग्जाम, आपको इसके भी बारे में पता होगा। अगर आप इसको क्रैक करते हैं तो इसमें आपको मिलती है फेलोशिप। जो यहाँ पे फेलोशिप है, ये दोनों नियरली कंपेरेबल होती हैं। जब इन दोनों में से अगर आप इसको क्वालिफाई करके कहीं एडमिशन ले, या नेट को क्वालिफाई कर कहीं अगर एडमिशन ले, जिसको JRF के थ्रू बोलते हैं, तो नियर अबाउट आपको इक्वल अमाउंट की फेलोशिप मिलता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट पैसे का मिलता है जो आपकी गवर्नमेंट देती है पढ़ाई करने के लिए। फिर क्या है, अगर आपका CSIR नेट निकल चुका है, MSc कंप्लीट है, तो आप इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकलती है अगर प्रोफेसर की, तो वहां आप एप्लीकेबल हो जाओगे, वहां आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं आपको कंसाइज वे में यहां पर विज्ञान वृक्ष एक साथ प्रोवाइड करता है। आपको जो भी है कंटेंट और जो भी ये सिलेबस है, इसमें आपको पूरा जो हम लोग ये पीछे स्लाइडें पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें एक सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा एक सेपरेट कंटेंट मिलेगा, जहां पे आप जाएंगे, वहां से आप सेमेस्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, गेस भी नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना। अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इजी पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट सारे नए, और बिल्कुल आसान वे में हम समझेंगे। फिर क्या है, द मेन ग्रुप एलिमेंट। अब देखिए, बात अभी हमने किया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है और मेटेलिक्स पार्ट होता है। ऑर्गेनिक पार्ट क्या क्या हो सकता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन और एराइल, कुछ भी हो सकता है। एरोमेटिक पार्ट कुछ भी हो सकता है। मेटल क्या हो सकता है, वो मेन ब्लॉक S और P का हो सकता है, D का हो सकता है, F का हो सकता है। अब बात आती है उसकी फर्दर। अब हम क्या सीख रहे हैं कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं, वो क्या बता रहे हैं कि मेन ग्रुप कौन कौन से होते हैं। देखिए, मेन ग्रुप अगर आप देखेंगे तो ये वाले पूरे मेन ग्रुप वाले हैं। यहां पे आप कहेंगे सर इसको अलग से थोड़ा डिफरेंशिएट किए, तो वो मैं अभी बता रहा हूं आपको क्यों किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा बॉन्डिंग डिफरेंस होती है। ठीक है, यहां पे अगर आपको मैं बता दूं कि ये वाला और ये ग्रुप, ठीक है, 1 एंड 2 मेन ग्रुप होता है, मेन ग्रुप होते हैं। और मेन ग्रुप के साथ साथ में इनको एक और नाम बोला जाता है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये होता है मेन ग्रुप के एलिमेंट। ये सारे कौन से हैं, मेन ग्रुप के एलिमेंट हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस साइड वाले कौन से हैं, ये P ब्लॉक है और ये हमारा S ब्लॉक है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं। यहां पर हमारा क्या है, S ब्लॉक है, और ये वाला हमारा P ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स को। अब बोल क्या रहा है कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट होगा वो जनरली फॉर्म करते हैं क्या, मेटल और कार्बन। देखिएगा फिर से क्या है, मेटल और कार्बन की ही बात हो रही है, तो मेटल और कार्बन की बात हो रही है। कौन सा बॉन्ड करेंगे, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जब भी बात आती है कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड की, छोटी सी है क्योंकि बार बार ही आएगा, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस। मेजरली आपके यही दो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, ये जो होते हैं कंप्लीटली आयनिक होते हैं, ये आयनिक होते हैं।
चार्जेस फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनकी टेंडेंसी है, उनके पास, जैसे आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप दे सकते हैं, लेकिन पहले से ही डिफिशियंसी, आपके पास पहले से ही पैसे कम हैं, तो आप कैसे डोनेट करेंगे? तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो लूज करते हैं, और जिनके पास कमी होती है थोड़ा, जैसे हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉन की गेन करने से या लूज करने से जो बॉन्ड बनते हैं, यस कह लीजिए, ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बनते हैं। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या है? कुछ नहीं है, वही इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन की बात की जा रही है। कोई लूज करेगा तो कोई गेन करेगा, उसी में अट्रैक्शन होगा, और उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात आएगी, एक चीज याद रखिएगा कि जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात आएगी वहां एक कॉन्सेप्ट आएगा, ओवरलैपिंग। किसका? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आप सबको पता है कि ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, आप एस पी डी इन सबको पढ़ते रहते हैं। एस का स्फेरिकल शेप, और फिर हम पढ़ते हैं डंबल शेप, डबल डंबल शेप, सब पढ़ते रहते हैं। तो वो जब भी आप ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कोई यहां पर ओवरलैपिंग की बात हो रही होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा है, कोई किसी भी मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, उससे नहीं, यहां पर जो ओवरलैपिंग जोन बनता है, ये हमारा किसका एग्जांपल होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जैसे Na और Cl, ये निगेटिव फॉर्म में, ये पॉजिटिव फॉर्म में। पहले सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी वजह से उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इस तरह के बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। और जब शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन इसका हो और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो और एक इसका हो, यहां पर हम अगर इरेज करके बेटर वे में बताएं आपको, यहां पर बेटर वे में बताएं तो ये जो ओवरलैपिंग जोन है, इसी में मैक्सिमम, आपको आगे चल के पता चलेगा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ऐसे फिक्स नहीं होते हैं, ये घूमा करते हैं, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ज्यादातर यहीं पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। चलिए देखते हैं, यहां पर हम क्या देख रहे थे कि जो है सिग्मा बॉन्ड। जब भी सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं, कैसी भी ओवरलैप हो, और सिर्फ दो लोब का ओवरलैप होगा, उस तरह के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा कौन सा हो गया? जैसे अभी हमने पीछे देखा है, तो मेन ग्रुप के सारे एलिमेंट हमारे कैसे बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहां एक्सेप्ट लिखा है, जिसको आप एक्सेप्शन बोल देते हैं ना, वही चीज यहां पे बताई गई है कि एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट कौन कौन से? कुछ एलिमेंट बताए गए हैं, एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब ये कौन से मेटल हैं तो आपको बताना है। यहां पर जो हमारा है, यहां पर, चलिए इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं। चलिए ये जो होता है, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। कौन से? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कौन से वाले ग्रुप को? फर्स्ट ग्रुप को। और जो हमारा सेकंड ग्रुप होता है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने बताया था कि जो हमारा मेन ग्रुप होता है वो क्या होता है? 1 to 13, 14, 15, 16, 17 और 18। लेकिन जब बात आती बॉन्डिंग की ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बनाते हैं? पूरे मेन ग्रुप के तो बनाते हैं, लेकिन कौन से नहीं बनाते हैं? एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो बनाते क्या हैं सर? वो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो हमारे हैं, नेक्स्ट उसी का बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट लाइक लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम।
ये सारे हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी होती है वो एक्सेप्ट करता है, जिसके पास ज्यादा होते हैं वो डोनेट करता है। आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं, जहां पर आप CH4 का सबसे बेसिक एग्जांपल देखते हैं। CH4 का बेसिक एग्जांपल देखते हैं। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन की 1 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। कोवेलेंट वाला जैसे मैंने अभी बनाया था, ये वाला कोवेलेंट वाला 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इस साइड का है और एक इस साइड का है और बॉन्ड बन गया था। उसी तरह यहां पर ये हमारे कैसे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, और ये बोलते हैं ऑक्टेट रूल। आपने ऑक्टेट रूल पढ़ रखा होगा। ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट रूल कौन दिया था, लेविस स्ट्रक्चर होता है कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट माने जाते हैं मेन ग्रुप के केसेस में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होगा, अगर उसकी बात करते हैं तो यहां पे BF3 मॉलिक्यूल देख लीजिए, या BH3 मॉलिक्यूल ही देख लीजिए। चलिए, ये BH3 है। अब बताइए बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, यहां पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। और 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये वाला तो स्टेबल है, ये वाला स्टेबल नहीं है, और इसी तरह की स्पीसीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से बताया उसने, लिथियम, बेरिलियम। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, और यहां पे हमारा बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। ये हमारे इतने जो हैं कैसे बनाते हैं, ये इसके सारे के सारे 5 एलिमेंट जो हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो है, देखिए बोरॉन है, यहाँ पे बोरॉन है ना, ये देखिए बोरॉन है। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम आगे चल के पढ़ेंगे। ये 5 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि क्या है, यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, आपको पता है, ये पूरी लाइन, ये जो इनर ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन मेटल होते हैं, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट वाले क्या करते हैं, कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट मेटल सिग्मा बॉन्ड कौन सा, जैसे अभी हमने यहां आगे वाले इसमें डायग्राम में देखा था कि कुछ इस टाइप में ओवरलैपिंग करके बनाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खाली सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये एक वर्ड लिखा है एज वेल एज पाई कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डेटिव बॉन्ड। आप कहेंगे आप सर ये क्या है, तो मैं इसको आपको यहीं इसी इसमें दिखा देता हूं कि एक तो आपने ये बना दिया, अगर यही यहां पर हमारा कोई मेटल है, ये मान लीजिए कोई हमारी एक एक्स स्पीसीज है, तो ये क्या करती है, पहले अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करती है। पहले अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको, मेटल जो है ये एक्स स्पीसीज कोई है, तो मेटल को पहले डोनेट करेगी, कौन सा बॉन्ड बनाएगी, कौन सा बॉन्ड बनाएगी, वहां पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। पहले तो लिगेंड ने दे दिया, डेटिव सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसे प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड की एक इलेक्ट्रॉन इसका हो और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मेटल के एलिमेंट के हो, तो उस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करके पढ़ते, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि लिगेंड आते हैं मेटल की ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पे है कि लिगेंड आया मेटल की डी ऑर्बिटल में, उसने पहले इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। फिर क्या होता है कि जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बैक डोनेट करते हैं। क्या कहते हैं, बैक डोनेट कर देते हैं, किसको, उसी लिगेंड को। और जैसे ही बैक डोनेट करते हैं, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, पाई। क्योंकि आपको पता है सिग्मा किसी उसमें एक ही बन सकता है, मतलब यहां पे एक सिग्मा बना, इसके ऊपर सिग्मा नहीं बन सकता है। सिग्मा एक ही बनता है, उसके बाद एक पाई और 2 पाई बन सकते हैं मैक्सिमम, फिर डेल्टा वेल्टा बनते रहते, उससे नहीं मतलब है। तो इस तरह होता है कि मेटल, पहले लिगेंड ने मेटल को दिया, फिर मेटल ने लिगेंड को दे दिया। इस तरह की ही स्पीसीज बनाते हैं कौन, ये तरह कौन से, ट्रांजिशन मेटल। याद रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल के केस में हमें ये देखने को मिला,
ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल का हो गया। फिर क्या है, प्रैक्टिकली ऑल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कैन फॉर्म कंपाउंड विद कार्बन, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं मैक्सिमम, अब आप खुद ही देखिए, यहां पे हमने इनको बताया कि ये वाले कैसे बना रहे थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेन ग्रुप के एलिमेंट कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये देखिए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो नहीं बनाते थे, एक्सेप्ट फ्यू, और वो बनाते कैसे थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो देखिएगा, अभी हमने बताया 1 2 3 और 4 और 5, 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। उसके अलावा ये वाले जितने रह गए, तो अब पूछो आप सर ये क्या बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सारे कैसे हैं, एल्कली मेटल हैं, और ये हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब मेटल होते हैं। और मेटल पूरी केमिस्ट्री में आज मैं बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं और आगे भी बताता रहूंगा, जहां भी आपको मेटल दिख जाए उसका एक ही काम होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसको अभी मैंने कौन से स्पीसीज बताया था, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम मेटल्स का नाम देते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये लीजिए यहां पे हमने पढ़ा था कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो किस तरह की स्पीसीज बना, Na पॉजिटिव बना, मतलब आयनिक बॉन्डिंग होगी। अब अगर आपको कोई पूछेगा तो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल जो सेकंड वाला है, इसमें से लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ के जितने भी ये सारे हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये कैसे बनाएंगे, ये सारे आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे। वही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ऑल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कंपाउंड फॉर्म कंपाउंड विद कार्बन, बिल्कुल सही बात है। और टाइप कैसे कैसे बॉन्ड बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाले कैसे बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एज वेल एज कभी कभी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। पाई वाले कभी पाई नहीं बनाएंगे, ये कभी पाई नहीं बनाएंगे, पाई वाले सिर्फ कौन से बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डी वाले बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या है, रिसेंटली, देखिए रिसेंटली मतलब बहुत ही अभी रिसेंट की रिसर्च में आया है कि जो जीनोन है हैज बीन शोन टू फॉर्म जीनोन कार्बन बॉन्ड। अब बताइए, आपको मिल गया, जीनोन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो नियरली 2.3, जीनोन का लिख लीजिएगा, जो 2.3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, ठीक है, कार्बन की 2.5 होती है, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा 3.98 होती है, जिसको आप रफली 4 बोलते हो। क्लोरीन की जो होती है वो 3 होती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे जो CF3 ग्रुप है इसकी कितनी होती है, 3.3। ये जो है ना 3.3 होती है, क्लोरीन से भी ज्यादा हो जाती है। CF3 ग्रुप, एक कार्बन पर 3 फ्लोरीन ग्रुप, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है, और इसी को बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इससे कोई मतलब नहीं था, आपको थोड़ा सा डेटा देना था, बताना था। कहना क्या है, आपने पढ़ा होगा जीनोन F2 का केस, ये पढ़ा होगा, जीनोन फ्लोराइड पढ़ा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, 3.98 है। और जो हमारा CF3 ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, 3.3 है। दैट मींस इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से जैसे ये कंपाउंड है, उसी तरह हमारा CF3 का होल ट्वाइस ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करने लगा। बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं। XgF2 जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वही बताया गया आगे कि जो हमारा CF3 ग्रुप है, CF3 ट्राई फ्लोरो मीथेन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ CF3 ग्रुप इज कंपैरेबल विद एन हैलोजेंस। हैलोजेंस में भी मैंने आपकी बता दी, मेन इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, क्लोरीन की 3 होती है, फ्लोरीन की 3.98 एग्जैक्ट होती है, अप्रॉक्स हम 4 मान लेते हैं। और जो CF3 ग्रुप है जिसको हमने कंपैरिजन में लिया है वो किसके बराबर है, वो हमारे फ्लोरीन वाले केस के बराबर है। देखिए यहां पर अगर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यही दोनों हमारे काम की चीज थी, ठीक है। फिर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड दैट कंटेन डायरेक्ट मेटल टू कार्बन बॉन्ड। वही डिफिनेशन फिर से ये रिपीट हो गई है, वही डिफिनेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर सम ऑफ द
कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने बार बार पढ़ा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होंगे जहां पे मेटल होना चाहिए, मेटल कैसा, SPDF कोई भी हो, एनीवन। और हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा होना चाहिए, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एराइल, कुछ भी हो, लेकिन वहां पर मेन चीज क्या है, बस मेटल और कार्बन डायरेक्टली लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक ग्रुप को ऑक्सीजन से लिंक करा दो, नाइट्रोजन से, वो नहीं होंगे। तो कुछ हमारे एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, जैसे टेल होता है, टेल क्या होता है, टेट्रा इथाइल लिड। टेट्रा इथाइल लिड जो होता है, एक ये है, डाई मिथाइल मरकरी ये हो गया, यहां पर फेरोसिन हो गया जो कि एक सैंडविच कंपाउंड होता है। सैंडविच कंपाउंड क्या होता है, जो कि एक जैसे आप सैंडविच देखते हैं, एक ब्रेड नीचे होता है, दूसरा ब्रेड ऊपर होता है, बीच में बर्गर जैसे देखा है, एक नीचे ब्रेड ऊपर एक ब्रेड और बीच में टिक्की रख देते हैं तो उसको सप्रेस कर देते हैं। उसी तरह फेरोसिन होता है। यहां पे जो ये हमने बनाया है ना, ये 5 कार्बन है, ये क्या है, 5 कार्बन है। तो कार्बन की पाई बॉन्ड से डायरेक्ट हमारा कौन जुड़ रहा है, मेटल। और इसी तरह के ही तो हम मेटल को, इसी तरह के कॉम्प्लेक्स को ही तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीजेस सॉल्ट। जीजेस सॉल्ट में यहां पे तो इसके तरफ क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, लेकिन इसमें ये यहां पे क्या दिखाया गया ना, ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जैसे लिंक है, उसी तरह यहां पे भी ऐसे ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 एटम से सेम टाइम पे जुड़ता है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक है। यहां पे 2 से जुड़ता है, इसलिए ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। और यहां पर देखिए सोडियम है, सोडियम किससे जुड़ रहा है, C2H5, मतलब डायरेक्ट कार्बन से ही जुड़ रहा है, तो ये भी एक हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। टेल क्या होता है, टेल को आप नोट करके एक अलग से लिख लीजिएगा, ये होता है एंटी नॉकिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार पूछा गया है। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, जो आपकी गाड़ी होती है, कार होती है, बाइक्स होती हैं, इनमें जब आप फ्यूल यूज करते हैं, जो भी आप पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी इफिशियंसी, बर्निंग इफिशियंसी जो होती है, उसको टेट्रा इथाइल लिड इंक्रीज कर देता है। अगर वो नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होता है, नॉक हो जाता है। इंजन नॉक हो जाना मतलब वहां पर आपका जो इंजन है ना, वो डिग्रेड होने लगता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो उसको हटाने के लिए लेड, हमारा मतलब पेट्रोल्स में, डीजल्स में जो भी फ्यूल यूज होता है, उसमें स्मॉल अमाउंट की मिक्सिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नॉकिंग ना हो और इंजन खराब ना हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देता हूं कि यहां पर जो ये लेड प्रेजेंट है, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से 1970 में इसका यूज बंद कर दिया गया था पेट्रोल में ऐड करने के लिए। काम इसका जो वर्किंग थी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत थे। आप जानते हैं, आप बोलते हैं ना कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो इसकी प्रॉब्लम क्या आ गई, इसके साइड इफेक्ट बहुत थे, इसलिए इसका यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द डिफिनेशन। एबो डिफिनेशन कौन सी डिफिनेशन, हमने जो अभी जस्ट पीछे पढ़ी है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड दैट हैव एट लीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड। ये रहा, पीछे देखिए, यहां पे क्या है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड कंपाउंड दैट हैव डायरेक्ट, याद रखिएगा, डायरेक्ट मेटल टू कार्बन बॉन्ड और एटलीस्ट 1, एक से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। तो उस तरह के कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखिए, मेटल जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बता रहा है, तब भी इसको ऑर्गेनोमेटेलिक्स बोल रहे हैं। और इस केस में इधर के 5 से बना रहा है और इधर के भी 5 से बना रहा है, मतलब 2 साइड से 2 बॉन्ड बना रहा है, फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में फिर हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स कौन से होंगे, जिसमें एक या एक से ज्यादा मेटल और कार्बन डायरेक्टली लिंक होंगे, उस तरह के स्पीसीज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। चलिए नेक्स्ट हमने देख लिया, तो बेस्ड ऑन द अबव डेफिनेशन। हाँ, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं होंगे। हमारा ग्रुप ऑर्गेनिक हो, हमारा मेटल कोई भी हो, लेकिन अगर उसमें कार्बन लिंक नहीं होगा तो उस तरह की स्पीसीज को हम कभी भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं बोलेंगे। यहां पर अगर देखिएगा, पहला क्या है कि मेटल एल्कोक्साइड। मेटल एल्कोक्साइड की मेटल हो, और एल्कोक्साइड ग्रुप क्या होता है, एल्कोक्साइड ग्रुप को OR ग्रुप बोलते हैं। एल्कोक्साइड ग्रुप जो होता है वो OR होता है। तो कोई भी OR ग्रुप किसी मेटल से लिंक हो
तो OR ग्रुप को अगर आप जानते होंगे, एल्कोक्साइड, यहां पे OR ग्रुप होता है, ये मेटल से लिंक हो तो इस तरह के कंपाउंड हमारे क्या ऑर्गेनोमेटेलिक्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेटल किससे लिंक हो रहा है? डायरेक्टली ऑक्सीजन से हो रहा है। R ग्रुप मतलब हमारा जो कार्बन है वो तो दूर है। और हमने डेफिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक्स की क्या पढ़ रखी है कि जिसमें एटलीस्ट वन मेटल और कार्बन बॉन्ड हो। इसलिए जो हमारे एल्कोक्साइड्स होते हैं वो या ये देखिएगा, यहां पर हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से डायरेक्टली कौन लिंक हो रहा? ऑक्सीजन साइड। इसका मतलब ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। फिर दूसरा है एमाइड्स की बात हो रही, मेटल एमाइड, मेटल होगा, एमाइड होगा, एमीन होगा। तो यहां पे हमारा मेटल कौन सा है? देखिए ये हमारा लिथियम है। लिथियम के साथ में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को आपको पता है 3 वैलेंसी बनाता है, तो एक इधर से CH3 बना रखा है और इधर से भी CH3 बना रखा है, और ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर भी डायरेक्टली जो हमारा लिथियम है लिंक किससे हो रहा है? वो नाइट्रोजन से हो रहा है। नेक्स्ट केस में आते हैं हम क्या यहां पे कि मेटल एसिटाइल एसीटोनेट, इसी को ही AC ग्रुप बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में AC ग्रुप बोल देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? CH3 CO CH2 या CH लिख लीजिए, यहां पर CH होगा और ये निगेटिव चार्ज है, इसको सही से लिख देता हूं यहां पे CH निगेटिव, फिर से यहां पे CO और यहां पर CH3। और यही जो हमारा ये वाला निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करता रहता है। स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने आप को इधर और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिस्पर्स करता रहता है। इसकी वजह से इसको यहां पे हमने पूरा डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये देखिए जो डॉटेड लाइन क्यों है? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड पूरे में घूमता है। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं बेंजीन में, बेस्ट बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसको आप दिखाते कैसे हैं? अंदर एक रिंग दिखाते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, कुछ ऐसे ही दिखाते हैं। सिमिलरली हम AC को ऐसे दिखाएं, यहां मैग्नीज का है तो इसलिए हमारा मैग्नीज वाला हो गया है, मैग्नीज एसिटाइल एसीटोनेट हो गया। यहां पे क्या है? सोडियम एसीटेट है। पीछे एक अभी एग्जांपल देखे थे, सोडियम इथाइल, कुछ ऐसे करके देखा था, जहां पे ये निगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था। ये तो हमारा ऑर्गेनिक है क्योंकि मेटल डायरेक्टली किससे लिंक हो रहा है? कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, तो ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। लेकिन यहां मेटल किसके साथ लिंक हो रहा है? यहां ऑर्गेनिक नहीं होगा, OMC नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के साथ लिंकिंग है। बस यही इसमें बताना था। यहां पे क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक, इनको क्यों नहीं बोला जा रहा है? दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑल्दो दे कंटेन बोथ मेटल एंड ऑर्गेनिक ग्रुप। वो कह रहा है कि ये नहीं होते हैं, जबकि इनके पास ऑल्दो मतलब इनके पास है क्या क्या है, जबकि इनके पास मेटल भी है देखिए और ऑर्गेनिक ग्रुप है। RO ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप ही होता है, लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां डायरेक्टली लिंकिंग नहीं है। वही समझाया गया है इन ऑल द एबो, यहां एबो नहीं बैक स्लाइड पे बता दीजिएगा। इन ऑल द बैक कंपाउंड, इन ऑल बैक पेज पे, back page compounds, there is no direct metal carbon bond, therefore they are not considered as organometallic compound even though all these compound contain a metal organic group। बिल्कुल सही बात है, मेटल भी प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक ग्रुप भी प्रेजेंट था, उसके बावजूद बट दीज ग्रुप कनेक्टेड टू द मेटल बाई एटम अदर देन कार्बन। बिल्कुल सही बात है, मैंने वहां पे देखा है। ये देखिए अभी हम लोगों ने देखा है क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा है, लेकिन कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो वही बोला गया बट नॉट ऑर्गेनिक। इनको हम ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बोल सकते हैं। दस द अबव डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन बी फर्दर रिफाइंड बाय सेइंग दैट, मतलब उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी क्या बोला
बोल रहे थे कि मेटल हो, कार्बन हो, डायरेक्ट लिंक हो, वो हो, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी, एकदम रिजिड नहीं हो जाएंगे। अब जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स की डिफिनेशन है वही है, बस वर्ड्स चेंज किए गए हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री डील्स विद ए कंपाउंड इन विच ऑर्गेनिक ग्रुप, जो भी ऑर्गेनिक ग्रुप होगा वहां पे जैसे था, इज अटैच्ड थ्रू कार्बन, वही बात आ गई, अटैच होना चाहिए किससे, कार्बन के थ्रू, टू एन एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सिर्फ यहां पे डिफरेंस क्या आया, आप कहेंगे समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूं। यहां से लेकर ये पूरी लाइन जितनी भी है बिल्कुल सेम है। यहां पे डिफरेंस कहां आया कि वहां पे विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इससे पहले जब हम पढ़ के आए वहां पे मेटल होना जरूरी था, कार्बन की लिंकिंग किसके साथ होनी चाहिए, मेटल के साथ, लेकिन यहां कह रहा है कि मेटल से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, मतलब कार्बन से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो और कार्बन डायरेक्टली उनसे लिंक हो रहा होगा, उस तरह के कंपाउंड्स को भी हम किस में कैटेगराइज करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में डिफाइन करेंगे। फिर है द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द लाइटर हेलोजन। लाइटर हेलोजन कौन से हैं, जैसे हमारा फ्लोरीन हो गया, एंड कैल्कोजन। हेलोजन जो होता है, नोट कर लीजिएगा, जो हेलोजन ग्रुप होता है वो, उसको हम कौन से ग्रुप को बोलते हैं, ग्रुप 17 होता है। और ये कैल्कोजन, या कई लोग इसको चैल्कोजन बोलेंगे, जो भी आपको बोलना है, कैल्कोजन, चैल्कोजन, ये है हमारा ग्रुप 16। जो ग्रुप 16 होता है मतलब ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, पोलोनियम, ये सारे किस में आते हैं, ग्रुप 16 में। और ग्रुप 17 तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने हैं वो 17 के हैं, उनको हम हेलोजन बोलते हैं। उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, ऑर्गेनोमेटेलिक वाले पार्ट से एलिमिनेट रखते हैं। क्यों, आगे पढ़ते हैं। टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम साइनाइड, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आप बात करते हैं NaCN। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो हमारा सोडियम है, मेटल है, यहां पे कार्बन है, साइनाइड है, और डायरेक्ट लिंक हो रहे हैं, तो इसको आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ कंपाउंड आपके सामने जितने दिए हैं, यही 3-4 ऐसे हैं जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे पास तो सारी एलिजिबिलिटी है बट हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसी तरीके से यहां भी इनके साथ हुआ है कि जैसे NaCN एक होता है, एक हमारा CaCO2 होता है जिसे कैल्शियम कार्बाइड बोलते हो आप, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3-4 हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्राइटेरिया फुलफिलिंग के बिल्कुल सही होते हैं। CaCO3 कुछ ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे मेटल है, ये कार्बन है, डायरेक्टली लिंक है, उसके बावजूद इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में नहीं पढ़ते हैं। इसका रीजन अगर आप लिख लीजिए, NaCN, अगर इसका आप रीजन लिखेंगे तो यहां पे लिख लीजिएगा NaCN, CaC2 और CaCO3 हैव डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, कार्बन बॉन्ड है, बट दे आर not organometallic compound because they are inorganic। इसको लिख लीजिएगा, किनको हम इनऑर्गेनिक में डील करते हैं। कार्बोनेट केमिस्ट्री, कार्बाइड केमिस्ट्री और साइनाइड केमिस्ट्री, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इनऑर्गेनिक से डील होती है, इसलिए इनको हम लोग चाहते हुए भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ यही 3-4 एग्जाम्पल हैं जो कि कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, क्राइटेरिया उनके पास सब कुछ है बट वो स्टडी नहीं किए जाते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं। NaCN, CaC2, CaCO3 कार्बोनेट्स जो होते हैं एज सच। अगर ये समझ में आया हो तो हम अभी हमारा आज का ये जितना भी कंटेंट था हम लोगों ने देख लिया। बेसिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्या होती है पूरी डिटेल देखे, अच्छे से देखे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।